सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कई दिनों से एक विवाद देश में पैदा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है। और इसकी शुरुआत किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की, इसकी शुरुआत की आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और हम अब सिर्फ भारत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार की ओर से यह खबर प्रायोजित की जा रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द गायब कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इतनी नफरत तुम्हारे मन में क्यों है? एक कुंठा है आरएसएस में, एक कुंठा है बीजेपी में कि उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस देश के लिए कोई किताब नहीं लिख पाया, कोई मार्गदर्शन नहीं दे पाया, हमेशा नफरत फैलाने का काम किया। लेकिन वंचित समाज से उठकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान लिख दिया। इस बात की कुंठा आरएसएस के मन में है, बीजेपी के मन में है, और ये कुंठा उनको सताती रहती है। वो परेशान रहते हैं इस बात से कि कैसे बाबा साहब को अपमानित किया जाए, कैसे उनके सम्मान को कम किया जाए, कैसे उनके द्वारा लिखे गए संविधान को बदला जाए। और अब तो उन्होंने हद कर दी। पहला, संविधान की पहली धारा पढ़िए, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की पहली धारा पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह लिखा हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की पहली धारा को नरेंद्र मोदी जी बदलकर अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नफरत उनके मन में बाबा साहब के प्रति, इस देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों के प्रति, इस देश के वंचित समाज के प्रति है। और इसलिए मैं आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को आगाह करना चाहता हूं, ऐसी साहस और ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा बाबा साहब के संविधान को बदलने की, भारत के संविधान को बदलने की, उनके द्वारा लिखी गई पहली धारा को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने क्या लिखा? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके बाद से इतना परेशान है मोदी जी, इतना घबराए हुए हैं, इतनी घबराहट उनको सता रही है दिन रात कि वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का भी अपमान करेंगे और इंडिया शब्द ही संविधान से हटा देंगे। और ये बात अपने आप में कितनी खतरनाक है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम में इंडिया, इसरो में इंडिया, एम्स में इंडिया, कहां से इंडिया हटाओगे? और मैं तो सोच रहा हूं कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। क्योंकि मैंने ये नोट देखी, ये 100 रुपए की नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत, तो नोट तो चलेगी नहीं। तो पूरे देश में नोटबंदी लागू करने जा रहे हैं मोदी जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे क्या लिखा हुआ है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। मोदी जी, क्या आप इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू करना चाह रहे हैं? जो लोग अपने घरों में पैसा लेके, जिनके पास पैसा है 100 की, 500 की, 200 की नोट है, वो लाइन में फिर खड़े होंगे पूरा देश, क्योंकि आप इस नोट से भी इंडिया हटा देंगे। पहले कहेंगे सब लोग नोट जमा करो। ये कैसी मानसिकता है आपकी? क्या करना चाहते हैं? आपसे कुछ होता तो है नहीं। 2 करोड़ रोजगार देना है नौजवानों को, नहीं होता आपसे। किसानों का फसल का दाम दोगुना करना है, नहीं होता आपसे। महंगाई कम करनी है, डीजल का, पेट्रोल का, सरसों के तेल का, गैस के सिलेंडर का, किडनी का, कैंसर का, टीवी की, हार्ट की दवा का, सबका दाम बढ़ाते जाते हो। कहा था 2022-15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे दोगे, वो भी नहीं होता। 15 लाख हर खाते में दे दोगे, वो भी नहीं होता आपसे। तो आपसे कोई काम तो इस देश के लिए होता नहीं। देश की भलाई आपको करनी नहीं, बस मणिपुर में दंगा हो जाए डबल इंजन की सरकार में, दिल्ली में दंगा हो जाए, मेवात में दंगा हो जाए, कैसे देश के अंदर नफरत फैले, इस बात की चिंता सताती रहती है आपको। तो इसलिए ये जो एक कोशिश है, एक नापाक इरादा जो मोदी सरकार का है, इसका हम लोग विरोध करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, भारत के संविधान का अपमान इस देश की जनता, इस देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लोग और जिनकी आस्था बाबा साहब में है, वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, एक वीडियो कल से बड़ी चर्चा में आया है। एक 68 साल की उम्र में शादी हुई है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं, 88 साल की उम्र में भी शादी हो, कोई दिक्कत नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है। 90 साल की उम्र में भी तीसरी नहीं चौथी शादी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति कौन है और उसका रिश्ता भारत की सरकार से क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश के वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता हरीश साल्वे जी की एक तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हरीश साल्वे जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते वकील। महाराष्ट्र का मामला हो, हरीश साल्वे। देश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को बचाना हो, हरीश साल्वे। और तो और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ हाई लेवल कमेटी बन रही है, और वो हाई लेवल कमेटी जो बन रही है उसमें उनको यह तय करना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पे अपनी रिपोर्ट देना है। जो व्यक्ति देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ बैठेगा, जो व्यक्ति अमित शाह जी के साथ बैठेगा, वो व्यक्ति कल एक वीडियो में देखा गया अपने शादी में देश के भगोड़े के साथ, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूटने वाले व्यक्ति के साथ, ललित मोदी के साथ उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और दूसरा, एक और व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चली है, मोइन कुरैशी, उसके साथ भी उसकी फोटो, तस्वीर और वीडियो दिख रही है। मोदी जी, आपको तो ललित मोदी मिलता नहीं, आपको ललित मोदी नहीं मिलता। आपकी तेज तर्रार ईडी, उसको ललित मोदी नहीं मिलता। आपके सीबीआई को, आपकी जांच एजेंसियों को ललित मोदी नहीं मिल रहा है। लेकिन उसकी तस्वीर कभी सुष्मिता सेन के साथ आती है, कभी आपके सबसे चहेते और प्रिय वकील हरीश साल्वे के साथ आती है। ये मसला क्या है, ये माजरा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या आपने संरक्षण दे रखा है? क्या आपके कहने पर हरीश साल्वे ललित मोदी को बचाने के लिए काम कर रहा है? मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर अगर हरीश साल्वे आए तो ईडी को उनसे पूछताछ करनी चाहिए।
क्योंकि किसी भी अपराधी को बचाना अपने आप में एक गुनाह है, किसी भी अपराधी को संरक्षण देना अपने आप में गुनाह है। हरीश साल्वे ललित मोदी को कैसे बचा रहे हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं, कैसे वो अपने कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करते हैं हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे और भगोड़े को, इसके बारे में ईडी को हरीश साल्वे से पूछताछ करनी चाहिए। अब वो पूछताछ कैसे करेंगे? अगर ऊपर के आका मोदी जी नहीं कहेंगे तो पूछताछ तो होगी नहीं, कार्रवाई होगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है इसको बंद कर देना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ विधायकों की तोड़फोड़ के लिए एक संस्था बची हुई है और इसके अतिरिक्त ईडी का कोई मकसद नहीं है। इनकी जांच एजेंसियों का, मोदी जी की जांच एजेंसियों का कोई मतलब और मकसद नहीं बचा हुआ है। और कल का जो वीडियो सामने आया है वो भारत की व्यवस्था पे, भारत की जांच एजेंसियों पे, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने चक्कर में, अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए कम से कम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपमानित मत करो। मोदी जी, उनको जब सम्मान देना था, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो जो एक घृणित मानसिकता है बीजेपी और आरएसएस के मन में, वहां पे भागवत जी जाते हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, रामनाथ कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया गया अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास में। लेकिन जब उनको बदनाम करना है, उनको फंसाना है, उनको एक विवादित विषय में लाना है, तो आप रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में डाल रहे हैं। और तर्क भी इतने हास्यास्पद देते हैं, मजाकिया, कि उस पर भी हंसी आती है। कहते पैसा बचेगा, पैसा बचेगा। अरे भाई, पैसा कैसे बचेगा जरा मुझे बताओ। पूरे देश का चुनाव एक साथ कराओगे तो क्या विधानसभा के चुनाव के लिए ईवीएम की मशीन का प्रचार का इस्तेमाल नहीं करोगे? क्या लोकसभा के चुनाव के लिए ईवीएम की मशीन का प्रचार का इस्तेमाल नहीं करोगे? पूरे देश का चुनाव एक साथ भी कराओगे तब भी तो पैसे का खर्च होगा। दूसरी बात, आप क्या करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए लोकसभा 5 साल के लिए बनी, लेकिन 2 साल के अंदर सरकार गिर गई, तो वन नेशन वन इलेक्शन का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अगर राज्य की विधानसभा का चुनाव 5 साल के लिए हुआ और 2 साल 3 साल में फिर सरकार गिर गई, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो एक बड़ा खतरा है, जिसकी ओर इशारा किया आदरणीय केजरीवाल जी ने कल, कि भाई अगर 5 साल में ही एक बार चुनाव होगा तो अभी तो कम से कम राज्यों के चुनाव रहते हैं तो कुछ डर रहता है। जैसे मान लीजिए अभी 3 राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों के, तेलंगाना के, मिजोरम के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो मोदी जी ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव है, 200 रुपए सिलेंडर कम कर दो। थोड़ा कहीं और किसी राज्य का चुनाव होता है, कभी पेट्रोल का दाम कम कर देते हैं, कभी डीजल का दाम कम कर देते हैं, दिखाने के लिए ही। अब 5 साल में एक बार जब चुनाव होगा, तो कल केजरीवाल जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सच है, और इसको जरा गंभीरता से सोच के देखिएगा। अगर 5,000 रुपए का सिलेंडर कर देते हैं तो सरकार तो आप 5 साल हटा नहीं सकते। 5 साल तक सरकार रहेगी, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप आंदोलन भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर 1,500 रुपए का टमाटर बिका, आप आंदोलन करते रहिए, मौका तो आपको 5 साल के बाद आएगा। अभी तो अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ देते जा रहे हैं। पूरा देश मान लीजिए अपने दोस्त के ऊपर, अडानी के ऊपर मोदी जी ने लुटा दिया, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं। तो इसलिए ये एक नकली बहस, एक डर, एक भय जो मोदी सरकार में है, उसके कारण से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है।
और पैसे वैसे की बात, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? 3,000 करोड़ रुपए भारत का चुनाव कराने में चुनाव आयोग का खर्च होता है। अब अकेले जो मोदी जी का दोस्त है नीरव मोदी, वो 20,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। जितने पैसे में पूरे भारत का चुनाव 7 बार हो सकता है, उतना पैसा अकेले मोदी जी का दोस्त लेके भाग गया, कह रहे पैसा बचेगा। तो मुझे लगता है कि ये तमाम विषय है और कहीं ना कहीं जो ये इंडिया शब्द से घबराए हुए हैं और इंडिया का नाम संविधान से हटाना चाहते हैं, तो बाबा साहब का अपमान तो ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी चीफ स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ जी भी आपसे कुछ बात करेंगे, उसके बाद आपके जो सवाल हो आप संजय सर ने सारी बातें रख दी हैं आपके सामने। इसमें एक एडिशन और करना चाहूंगी कि भाजपा की शुरू से ही आरएसएस और भाजपा की शुरू से ही दलित विरोधी मानसिकता रही है। ये 2010 में भी एक बयान में देखने को मिला था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर क्रांतिकारी नहीं थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि दलित लोग मंदबुद्धि होते हैं। ये मोदी जी के बयान है। आज इतने सालों बाद फिर से एक निर्देश पारित किया जाता है आरएसएस मुख्यालय से, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, और उस निर्देश का पालन करने के लिए मोदी जी इतने आतुर हो जाते हैं। इतना अनप्रोडक्टिव काम है ये। इससे क्या होगा? बेरोजगारी पर कंट्रोल होगा या फिर महंगाई पर कंट्रोल होगा? इससे क्या होगा? इससे सिर्फ क्या आपकी मंशा ये है फिर से लोगों को तंग करना, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से, इंडिया नाम से इतना घबरा गए हैं कि आप फिर से तैयार हैं कि लोगों को लाइन में खड़ा कर देंगे अपना पासपोर्ट बदलवाने के लिए, अपना वोटर आईडी बदलवाने के लिए, अब नोट बदलवाने के लिए। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही अनप्रोडक्टिव काम है और संविधान को इतनी आसानी से छेड़छाड़ करना ये एक बहुत गलत कार्य है और इसकी कड़े शब्दों में सबको निंदा करनी चाहिए। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि चुनाव चल रहा है और गुलामी की कोई नामोनिशान नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से भी इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, इसको हटा देना। तो वो कह रहे हैं कि अटल जी और आडवाणी जी ये गुलाम थे, क्योंकि अटल जी और आडवाणी जी ने मिलकर इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। अगर भाजपा ये कह रहे हैं तो बताना चाहिए उनको, इंडिया शाइनिंग का नारा किसने दिया था? अटल जी ने, आडवाणी जी ने। तो लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे और किस गुलामी के प्रतीक थे अटल जी और आडवाणी जी? उनको भी छोड़ दीजिए। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, डिजिटल इंडिया का नारा दिया। तो मोदी जी गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है मोदी जी। किसके गुलाम है भाई मोदी जी? बताएं मोदी जी किसके गुलाम है? किस गुलामी के प्रतीक है नरेंद्र मोदी? इसको बताइए। अब आ जाइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुलामी के प्रतीक थे? यह मानसिकता है बीजेपी की, यह सोचते हैं आरएसएस वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करो। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने तो बाबा साहब के द्वारा आर्टिकल 1 में दिए गए दोनों शब्दों को लिखा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हमने लिखा है, देख लीजिए आप। हमारी टैगलाइन क्या है? जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हमने तो बाबा साहब के दोनों शब्दों को लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है।
IIT गुलामी का प्रतीक है, IIM गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। ये कहना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये अनपढ़ों की जमात है भाजपाइयों की, और इनके मन में कुंठा है कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, कोई संघी क्यों नहीं लिख पाया। तो इसलिए वो कुंठा बार बार इस रूप में सामने आती है। लेकिन तुम्हारे इन प्रयासों से बाबा साहब का सम्मान इस देश में कम होने वाला नहीं है, और भारत के संविधान का महत्व देश और दुनिया में कम होने वाला नहीं है। और कोई प्रश्न किसी को? थैंक यू। समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।